Hello students, today I am going to discuss Milne-Thomson method, which is used to construct fz and a complex valued function fz in terms of z without first finding u or v, any one of them if is given and the other one is not given. So in this method we can directly construct the function fz um, without if suppose first one v is given uh, and u is not given and u is given, v is not given. Okay, so then let us see. There are actually four different cases which arise here. First one is when only real part u is given. Then fz, we need to construct fz and only one its one real part uxy is given. So without finding first v and then writing fz as u plus iv, we will directly find out the function fz in terms of u and v. Okay, now let us see the steps which are involved in finding this function fz. These are the steps. Okay, so what are the steps? U is given, so we will first find out del u over del x. U given है तो हम सबसे पहले del u by del x फाइंड करेंगे और उसको हम मान लेंगे phi 1 xy. सिमिलरली हम del u by del y कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y करके जो फंक्शन आएगा उसको हम phi 2 xy मान लेंगे. ठीक है, इसके बाद phi 1 xy जो हमने निकाला है उसमें हम x की जगह z पुट डाउन करेंगे और y को 0 पुट कर देंगे, तो हमें phi 1 z, 0 मिल जाएगा. x की जगह पे z रखना है, y को 0 करना है. ठीक है, सिमिलरली जो phi 2 xy हमने निकाला था, यानी कि जो del u by del y हमने फाइंड किया उसको phi 2 xy माना था, उसमें भी हम x की जगह z रख देंगे और y को 0 कर देंगे, तो हमें phi 2 z, 0 मिल जाएगा. ठीक है, और उसके बाद हम जो फाइंड करना है, हमें fz फाइंड करना है, तो fz इज ऑब्टेन्ड बाय द formula is we will integrate phi 1 z, 0 minus I times of phi 2 z, 0 with respect to z and a constant will be added. This is the simple procedure which we will follow to find out to construct the or find out the function fz whose real part u is given and v was not given. The imaginary part v was not given. Okay, so this was the method. Let us see an example on this case 1. Okay, so here is the example of case 1. What it says that determine an analytic function fz in terms of z whose real part is e raised to the power minus x into x sin y minus y cos y. ओके, तो हमको एक एनालिटिक फंक्शन हमको निकालना है, ढूंढना है जिसका कि रियल पार्ट हमको गिवन है. तो सिमिलरली केस 1 है, रियल पार्ट गिवन है, उसको ऑब्वियसली u गिवन है, u इज द रियल पार्ट. fz का हम fz को लिखते हैं u प्लस iv, तो v को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और u को रियल बोलते हैं, आप जानते हैं ये बात. तो इसको हमने ये u गिवन है, u मान लिया. सबसे पहले क्या करना था, del u by del x फाइंड आउट किया हमने. del u by del x हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि x अंदर भी है ब्रैकेट के और बाहर भी है e की पावर में, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. इसको प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसको सॉल्व किया. अब ये जो फंक्शन आया इसको हमें क्या मानना, del u by del x जो भी आता है उसको हमें मानना था phi 1 x, y. ठीक है, इसको phi 1 xy मान लिया. सिमिलरली हमने del u by del y कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो फंक्शन आ रहा है हमारा इसको हमने phi 2 x, y मान लिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर से phi 1 xy में हमको क्या करना है, x की जगह z रखना है, y को 0 करना है. इसमें x की जगह z रखिए, y को 0 रखिए, तो जब आप y को 0 करेंगे sin 0 कैंसिल हो जाएगा, sin 0 यहाँ भी खत्म हो जाएगा और यहाँ cos 0 तो 1 देगा, लेकिन y को 0 रखने से ये अंदर का पार्ट भी खत्म हो जाएगा. 0 × 1 0, तो यानी कि ये del u by del x वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी phi 1 z, 0 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. सिमिलरली phi 2 z, 0 निकालेंगे, phi 2 xy में x की जगह z रखा और y की जगह पे हमने 0 पुट डाउन किया, तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे ये आपको इस तरह से मिल जाएगा e raised to the power minus z multiplied by z minus 1. तो नाउ प्रोसीड एज मिलने-थॉमसन मेथड. फॉर्मूला लगा दीजिए fz का, इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z0 माइनस i टाइम्स phi 2 z0 dz प्लस c. इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, पहला फंक्शन 0 था, दूसरे फंक्शन की वैल्यू रख दी e raised to the power minus z, z minus 1 dz. इसको आप इसमें इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इसको आप बाई पार्ट्स आइलेट फार्मूले से आप अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले से इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो देख लीजिए ये हमारा कुछ आगे चल के ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा.
ये रहा, देख लीजिए। तो ये आ गया और दिस इज़ द फाइनल आंसर। जो कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस वाला, तो जो बचेगा हमारे पास वो हमारे पास ये बच रहा है, आई इंटू जेड ई रेज टू द पावर माइनस जेड प्लस सी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ऐसे केस वन कितना सिंपल केस वन था, जिसमें रियल पार्ट आपको गिवन था और आपने डायरेक्टली एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर सीखा कि कैसे आपको डायरेक्टली एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है, जो आपको अभी तक क्या था, रियल पार्ट दिया था एफ जेड का। अब क्या है कि जो हमारा फंक्शन उसका हमें इमेजिनरी पार्ट, केस सेकंड कहता है अगर इमेजिनरी पार्ट वी गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट अगर गिवन है तो जैसे हमने पिछले केस में किया था ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। जैसे अगर हमें इमेजिनरी पार्ट वी दिया है तो सबसे पहले हम डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे, वहाँ हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे थे और उसको फाई वन एक्स वाई मान रहे थे। यहाँ हम डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे और इसको हम साई वन एक्स वाई मान लेंगे। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे फाई वन यूज़ किया है इसलिए हमने यहाँ पे साई यूज़ कर लिया है, रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है। ऐसे ही डेल वी बाई डेल एक्स हम बाद में निकालेंगे, पहले डेल वी बाई डेल वाई निकाला, बाद में डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे और इसको साई टू एक्स वाई मान लेंगे। अब आगे फिर से वैसे ही करना है, वहाँ पर भी हम ये कर रहे थे, एक्स की जगह जेड रख रहे थे, वाई को जीरो कर रहे थे। साई वन एक्स वाई में आप रखिए एक्स को जेड, वाई को जीरो कर दीजिए तो साई वन जेड कॉमा जीरो मिल जाएगा। ऐसे ही साई टू एक्स वाई में आप एक्स की जगह जेड रखिए, वाई को जीरो करिए तो आपको साई टू आपको एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा, सॉरी साई टू जेड कॉमा जीरो मिल जाएगा। आपने साई टू एक्स वाई में एक्स की जगह जेड रखा है, वाई को जीरो पुट डाउन किया। ठीक है, तो साई टू जेड कॉमा जीरो मिल गया, साई वन जेड कॉमा जीरो मिल गया। अब फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या है फॉर्मूला है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई टाइम्स साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही है। वहाँ पे फाई वन जेड जीरो प्लस आई, वहाँ पे बस ध्यान रखिएगा केस वन में माइनस आता है बीच में, यहाँ प्लस आ रहा है, वहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, तो बाकी सेम था फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे पहले डेल वी बाई डेल वाई निकाला था हमने, पहले हमने डेल वी बाई डेल वाई फाइंड किया और उसको हमने साई वन एक्स वाई मान लिया, और फिर डेल वी बाई डेल एक्स हमने फाइंड किया, उसको साई टू माना था। बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बीच में प्लस आ जाएगा, साई वन जेड जीरो प्लस आई टाइम साई टू जेड जीरो डी जेड, इसको इंटीग्रेट करके आप प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या कह रहा है देखिएगा। केस थर्ड में कह रहा है, केस थर्ड में कि अभी क्या था, अभी केस वन में आपको रियल पार्ट यू दिया था, वी नहीं दिया था। केस टू में आपको रियल पार्ट नहीं दिया, इमेजिनरी पार्ट वी दिया था, तो कंस्ट्रक्ट किया हमने एफ जेड को। अब केस थर्ड में क्या है कि हमें डायरेक्टली यू या वी ना दे करके या तो उनका एडिशन हमको दिया जाएगा या तो सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा, केस थर्ड और फोर्थ में। तो केस थर्ड है जब उनका सब्ट्रैक्शन दिया हो, केस फोर है जब उनका एडिशन दिया जाएगा। तो केस थर्ड देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए उनका सब्ट्रैक्शन दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस यू माइनस वी आपको गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले एफ जेड को लिख लिया, यू प्लस आई वी एफ जेड होता है, इसको हमने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई टाइम्स एफ जेड इज इक्वल टू आई इंटू यू को आई से मल्टीप्लाई किया और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -1, तो ये माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, नो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड को रेस्पेक्टिव लेफ्ट साइड्स को ऐड कर लिया, रेस्पेक्टिव राइट साइड को ऐड कर लिया, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 प्लस आई एफ जेड, 1 प्लस आई एफ जेड कॉमन आ जाएगा, दोनों में एफ जेड था तो एफ जेड कॉमन, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई टाइम्स यू प्लस वी हो गया। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस आई एफ जेड है इसको हमने कैपिटल एफ जेड मान लिया, यू माइनस वी को कैपिटल यू लेट कर लिया और यू प्लस वी को हमने कैपिटल वी लेट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने नीचे लिख दिया है। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में u माइनस वी दिया था और u माइनस वी को हमने मान लिया कैपिटल U, ठीक है, और u प्लस वी को माना था कैपिटल V, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन बन गया है, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है, कैपिटल एफ जेड छोड़ो यू प्लस आई वी। अब ये उसी फॉर्म में आ गया जैसे हमारा केस वन हम सॉल्व कर रहे थे और वहाँ पे हमको u दिया रहता था, तो सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल U हमें पता है, कैपिटल U क्या है, हमें u माइनस वी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब वैसे ही आपको प्रोसीड करना है जैसे आप क्वेश्चन वन में केस वन में कर रहे थे। बस वहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि केस वन में आपको जब आपने फॉर्मूला लगाया था एफ जेड का तो आपको ये मिला था एफ जेड इक्वल टू 5 यहाँ पे स्मॉल एफ जेड डायरेक्ट मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है कैपिटल एफ जेड के फॉर्म में, कैपिटल एफ जेड माना है, तो जो हम एनालिटिक मतलब जो भी हमारा फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करके निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, वो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल एफ जेड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हमको कैपिटल एफ जेड मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब कैपिटल एफ जेड तो आ जाएगा, कैपिटल एफ जेड के बाद हमको स्मॉल, हमको निकालना क्या है, स्मॉल एफ जेड। अब एक्चुअल
प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉल एफ जेड, जो हमारा प्रॉब्लम है। तो एफ जेड, आप कैपिटल एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए इस रिलेशन में जो आपने माना था कैपिटल एफ जेड, आपने इसको माना है 1 + i एफ जेड को, वहाँ से हम स्मॉल एफ जेड की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर फाइंडिंग एफ जेड इज ऑब्टेन्ड बाई स्मॉल एफ जेड, यहाँ से हमने निकाल लिया उसी फॉर्मूले से। तो स्मॉल एफ जेड हो जाएगा कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 + i। ठीक, बस इस फॉर्मूले से आप स्मॉल एफ जेड निकालेंगे। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं केस थर्ड के ऊपर। केस थर्ड आपका ये है, देख लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ u - v, देखिए यहाँ पे आपको u - v दिया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस दिया गया, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा केस थर्ड हमको अप्लाई करना है। और एफ जेड आपको पता है u + iv होता है, एक एनालिटिक फंक्शन, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस दिया गया है। और z क्या होता है, x + iv होता है। फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, आपको एफ जेड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है, z के फॉर्म में निकालनी है। तो वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसा केस थर्ड में हमने डिस्कस किया था। एफ जेड को मानते हैं u + iv, इसको i से मल्टीप्लाई किया, i एफ जेड की वैल्यू हो गई iu - v, i × u - v, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए आप, तो ऐड करेंगे तो आप 1 + i टाइम्स ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, u - v प्लस i टाइम्स ऑफ u + v। इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को, ऐसे आ गया। रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। अब इसको कैपिटल एफ जेड आपने लेट कर लिया, इसको कैपिटल u मान लिया और इसको कैपिटल v मान लिया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, इस फॉर्म में आ गया, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू u + iv। केस वन बन गया हमारा। अब यहाँ पे आपको पता है केस वन कैसे सॉल्व कर देते हैं, u आपको दिया, कैपिटल u दिया, यानी u - v दिया था क्वेश्चन में, तो कैपिटल u की वैल्यू क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में, x - y। अब सेम जैसे हम केस वन में सॉल्व कर रहे थे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो केस वन में आप क्या कर रहे थे, देखिए वैसे करिए, del u / del x निकालिए, उसको φ1xy मानिए, कि del u / del y निकालिए, उसको φ2xy मानिए। और φ1 अब फिर से φ1xy जो आपने निकाला उसमें x की जगह z रखिए, y को 0 कर दीजिए, तो φ1z, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली φ2x, y में आप x को z रखिए, y को 0 रखिए, तो आपको φ2z, 0 मिल जाएगा। इनकी वैल्यूज़ निकाल ली हमने। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए मिलने थॉमसन मेथड का, जो केस वन के लिए था वही लगेगा। बस यहाँ पे हम कैपिटल एफ जेड के लिए सॉल्व कर लें, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल एफ जेड लिख लिया इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ φ1z0 - i टाइम्स φ2z, 0 dz प्लस c, ठीक है। अब इसको आप इनकी वैल्यूज पुट डाउन कर दीजिए, 3z² - 3z²। अब यहाँ 3z² कॉमन, 1 - i बाहर, 1 - i बचेगा, 1 - i कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 3z² बचा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो z² का इंटीग्रेशन z³ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचा रिजल्ट, 1 - i z³ प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो अब आपको पता है कैपिटल एफ जेड वैल्यू किसकी थी, 1 आपने किसको माना था कैपिटल एफ जेड, 1 + i स्मॉल एफ जेड को आपने माना है कैपिटल एफ जेड। तो वो वापस रख दिए कैपिटल एफ जेड की वैल्यू जो आपने माना था, बराबर राइट साइड सेम रहेगा। तो यहाँ से स्मॉल एफ जेड क्या हो जाएगा, 1 + i से डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म्स को, तो 1 - i अपॉन 1 + i z³ प्लस c अपॉन 1 + i आ गया। अब ये क्या है, ये फिर से कॉन्स्टेंट है, c अपॉन 1 + i जो लिखा हुआ है आपका, ये तो फिर से कॉन्स्टेंट ही लिखा हुआ है। सॉरी, ये देखिएगा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है। तो ये आ गया 1 + i ऑफ एफ जेड, हमने एफ जेड की वैल्यू रखी 1 - i z³ प्लस c, और उसके बाद में एफ जेड इज इक्वल टू हमने यहाँ से निकाले 1 + i से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को, तो ये आ गया 1 + i दोनों के डिवाइड में आ गया। अब ये क्या है, c कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको 1 + i से डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फर्दर एक हमें कांस्टेंट मिलेगा, तो हमने उसको फर्दर एक नया कांस्टेंट मान लिया c1, तो c1 इज इक्वल टू c अपॉन 1 + i मान लिया इसको, ठीक है। तो इसकी जगह c1 लिख लिया, और 1 + i यहाँ पे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -i ऊपर बचेगा, तो -i z³ प्लस c1। तो आपका ये आ गया एनालिटिक, सॉरी हाँ, ये इस क्वेश्चन में कह रहा था ना एनालिटिक फंक्शन, हाँ इस क्वेश्चन में कहा है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, उसको हमें एक्सप्रेस करना था z की पावर्स के टर्म्स में, तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया उसको z की पावर्स के टर्म्स में। तो दिस वाज हाउ केस थर्ड है। आपने देखा कि केस थर्ड में भी केस वन ही यूज़ हुआ है, ऐसे ही केस फोर जो है उसमें आपका केस टू यूज़ होगा। तो केस फोर में क्या होगा आप देख लेते हैं, केस फोर में क्या दिया है, देखिए ये दिया है, जब आपको u + v गिवन है, व्हेन u + v, अभी केस थ्री में क्या था, u - v गिवन था, डिफरेंस दिया था रियल और इमेजिनरी टर्म्स का, पार्ट्स का। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का जो है आपको समेशन दिया है, उनका एडिशन दिया है। तो एफ जेड इज इक्वल टू, फिर से वही करना है जैसे केस थ्री में कर रहे हैं, एफ जेड को u + iv, फिर इसको i से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो हमें मिल गया i एफ जेड इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ u - v, ठीक है। दोनों तरफ दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 1 + i एफ जेड इज इक्वल टू u - v प्लस i टाइम्स u + v, बिल्कुल वैसे ही जैसे केस थ्री में कर रहे थे। और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, कैपिटल एफ जेड इज
इक्वल टू, इसको u माइनस वी को कैपिटल यू मानते हैं, u प्लस वी को कैपिटल यू मानते हैं, बिल्कुल सिमिलरली जैसे केस 3 में कर रहे थे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि केस 3 और केस 4 में डिफरेंस ये कि अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में हमको u प्लस वी दिया है और u प्लस वी हमने किसको माना है, कैपिटल वी को, तो यानी हमें कैपिटल वी क्वेश्चन में गिवन है और कैपिटल यू नहीं पता, u माइनस वी नहीं दिया है, इन दोनों का एडिशन दिया है रियल इमेजिनरी पार्ट्स का। ठीक है, तो हमें कैपिटल वी दिया है और कैपिटल वी या स्मॉल वी एक ही टर्म है, एक ही बात है। तो जैसे हम केस 2 में कर रहे थे, केस 2 में हमें स्मॉल वी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, केस 2 में हमको स्मॉल वी गिवन था, तो हमने जैसे सॉल्व किया था सिमिलरली हम बिल्कुल यही प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे केस 4 के लिए। तो आप जब इसको अप्लाई कर देंगे तो देखिए, सिंस u प्लस वी इज गिवन हैंस कैपिटल वी इज गिवन, तो नाउ प्रोसीड एज केस 2। और जब आप केस 2 अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कैपिटल एफ जेड के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैपिटल एफ जेड मिल जाएगा, और फिर कैपिटल एफ जेड से स्मॉल एफ जेड की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसी रिलेशन से। कैपिटल एफ जेड किसके बराबर है, 1 प्लस आई एफ जेड के, तो यहाँ से आप स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एफ जेड बराबर कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 प्लस आई। तो दिस इज हाउ, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे केस 1 केस 3 मैंने किया वैसे केस 2 केस 4 चलेगा, तो इसमें कोई बहुत टिपिकल नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं इसको। आप इसका प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप आराम से अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इससे इस तरह से आपने मिलने थॉमसन मेथड देखा। इसके थ्रू, इस मेथड की यही खासियत है कि इसके थ्रू हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एनालिटिक किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को जिसका रियल पार्ट दिया है या इमेजिनरी पार्ट दिया है या उनका सम दिया है या उनका डिफरेंस दिया है, तो आप डायरेक्टली फंक्शन एफ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।